नमस्कार दोस्तों। आज हम आपको मैट्रिक्स का टाइप्स बताने जा रहे हैं। जो दोस्तों टाइप्स से पहले कुछ क्वेश्चन है जो पिछले लिटरेचर में छूट गया था, उस क्वेश्चन को पहले हम बता देते हैं। ठीक है, इस ढंग से क्वेश्चन पूछा जाता है दोस्तों कि द नंबर ऑफ मैट्रिसेज हैविंग 7 एलिमेंट्स। नंबर ऑफ मैट्रिसेज बताना है हैविंग 7 एलिमेंट, मतलब 7 एलिमेंट्स से कितना नंबर ऑफ मतलब कितना मैट्रिक्स हम लोग बना सकते हैं। ठीक है, तो 7 एलिमेंट्स से, तो इसको हम लोग 7 को फैक्टर करते हैं दोस्तों। तो 7 को फैक्टर करेंगे तो या तो 7 इंटू 1 या 1 इंटू 7, इसका दो ही फैक्टर हो सकता है। मतलब 7 रो 1 कॉलम, 1 रो 7 कॉलम, दो ही मैट्रिक्स बन सकते हैं दोस्तों। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा 2। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, द नंबर ऑफ मैट्रिसेज हैविंग 8 एलिमेंट। नंबर ऑफ मैट्रिसेज हैविंग 8 एलिमेंट, तो 8 एलिमेंट है और इसमें से आपको नंबर ऑफ मैट्रिसेज फाइंड करना है। तो 8 को हम लोग क्या करेंगे, फैक्टर करेंगे। तो 8 इंटू 1, 1 इंटू 8, 2 इंटू 4, 4 इंटू 2, और भी कुछ हो सकता है और नहीं हो सकता। मतलब 8 रो 1 कॉलम, 1 रो 8 कॉलम, 2 रो 2 रो 4 कॉलम, 4 रो 2 कॉलम, इतना मैट्रिक्स आपको बन सकता है, तैयार कर सकते हैं 8 एलिमेंट से। तो 1 2 3 4, तो आंसर इसका क्या होगा दोस्तों, 4। अगला है द पॉसिबल ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स हैविंग 24 एलिमेंट। अब कह रहा है कि यहां से भी क्वेश्चन वही है दोस्तों कि पॉसिबल ऑर्डर बताना है जब 24 एलिमेंट हो। इसका पॉसिबल ऑर्डर क्या क्या हो सकता है, मतलब कितना पॉसिबल ऑर्डर होगा इसका। ठीक है, तो इस 24 को भी हम लोग को फैक्टर करना है। तो 24 इंटू 1, 1 इंटू 24, फिर क्या कर सकते हैं 2 इंटू 12, 12 इंटू 2, 4 इंटू 6, 6 इंटू 4, और भी हो सकता है, हाँ हो सकता है 3 इंटू 8, उसके बाद 8 इंटू 3, तो कितना हो गया दोस्तों, 1 2 3 4 5 6 7 और 8, इसका 8 मैट्रिक्स इससे हम लोग बना सकते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, कंस्ट्रक्ट अ 3/2 मतलब 3 इंटू 2 मैट्रिक्स हुज एलिमेंट aij इक्वल टू i माइनस j। ठीक है, कह रहा है कि एक आपको मैट्रिक्स तैयार करना है जिसका क्या किया गया है कि एलिमेंट का वैल्यू, हम बताए थे aij को हम लोग एलिमेंट कहते हैं। तो इस एलिमेंट का वैल्यू दिया गया है, i इसका रो होता है एलिमेंट का रो, और j जो होता है एलिमेंट का कॉलम होता है। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पर कंस्ट्रक्ट करेंगे। एक आपको क्या बनाना है, मैट्रिक्स तैयार करना है 3/2 ऑर्डर का या 3 इंटू 2 ऑर्डर का। तो पहले 3 इंटू 2 ऑर्डर का हम लोग मान लेते हैं कि एक मैट्रिक्स हमने लिखा है A, जो कि 3 इंटू 2 ऑर्डर का है। ठीक है, 3 इंटू 2 ऑर्डर का, तो 3 इंटू 2 ऑर्डर मतलब क्या, रो जो होगा इसका 3 को होगा, कॉलम 2 को होगा। ठीक है, तो यहां से रो चाहिए 3 गो, कॉलम चाहिए 2 गो, तो ऐसे 2 गो और ऐसे 3 चाहिए। ठीक है, तो ये तो 1 रो के 1 कॉलम, और यहाँ क्या हो गया आपका 1 रो के 2 कॉलम। ठीक है, तो कॉलम तो आपको 2 ही चाहिए ना, और रो 3 चाहिए। तो फिर नीचे आइएगा 2 रो के 1 कॉलम, 2 रो के 2 कॉलम। ठीक है, फिर क्या 2 रो के 1 कॉलम और फिर 2 रो के 2 कॉलम। देखिए 3 गो रो और 3 गो कॉलम हो गया ना। रो आपका सॉरी यहाँ 3 हो जाएगा दोस्तों, 3 रो के 1 कॉलम, 3 रो के 2 कॉलम। ठीक है, देखिए 3 रो हो गया और 2 कॉलम हो गया। पहले आप ऐसे तैयार कर ले, फिर आपको बनाना आसान हो जाएगा। ठीक है, यहां से हम लोग क्या करेंगे, अब यहाँ जो गिवन है ए आई जे इज इक्वल टू में आई माइनस जे। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग क्या करें, पहले 1 1 निकाल रहे हैं। 1 1 मतलब फर्स्ट रो के फर्स्ट कॉलम, तो 1 माइनस 1 रिजल्ट आया 0। ठीक है, फिर 1 2 1 2 मतलब कहने का मतलब कि फर्स्ट रो के सेकेंड कॉलम, तो 1 माइनस 2 रिजल्ट आया -1। फिर a21 मतलब 2 माइनस 1, 2 में से 1 घटाओगे तो रिजल्ट आएगा 1। फिर a22 22 न है, तो 2 माइनस 2 रिजल्ट आएगा आपका 0। फिर a31 तो 3 माइनस 1 रिजल्ट आएगा 2।
और फिर A32, तो 3 माइनस 2 घटाओगे तो 1 बचेगा। ठीक है, अब हम लोग इसी को लिख देते हैं यहाँ पर ऐसे, ठीक, ऐसे लिख देते हैं। A11 का वैल्यू है 0, तो यहाँ लिखना है आपको 0। A12 का वैल्यू है -1, तो यहाँ दीजिए -1। A21 का वैल्यू है 1, तो यहाँ 1। A22 का वैल्यू है 0, तो यहाँ लिखेंगे 0। A31 का वैल्यू है 2, तो यहाँ 2 है ना। A32 मतलब 32 यहाँ पर है, तो इसका वैल्यू है 1। यही आपका आंसर है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर और भी हम लोग क्वेश्चन देखते हैं इस टाइप का बनाने के लिए। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि आपका कंस्ट्रक्ट करना है ए 2x2 मैट्रिक्स, 2x2 मैट्रिक्स whose element aij, यहाँ लिखते हैं aij इज इक्वल टू हाफ मोड ऑफ i माइनस 3j। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ देखिए आपको 2x2 मैट्रिक्स है, तो हम लोग मान लेते हैं यहाँ a, क्योंकि ये स्मॉल ए दिया है तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग कैपिटल ए मैट्रिक्स होगा। कितना ऑर्डर का है? 2x2 ऑर्डर का। ठीक है, मतलब 2 रो चाहिए, 2 कॉलम चाहिए, तो रो ऐसे 2 चाहिए, कॉलम ऐसे 2 चाहिए। ठीक है, तो यहाँ क्या होगा? A11 A12, फर्स्ट रो का फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो का सेकेंड कॉलम। फिर यहां से आएंगे तो सेकेंड रो का फर्स्ट कॉलम, सेकेंड रो का फर्स्ट कॉलम, सेकेंड रो का सेकेंड कॉलम। हो गया। देखिए आपको एलिमेंट, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट भी यहीं से ज्ञात होगा 4, तो 4 ही ना चाहिए हमको, है ना। तो मतलब कितना रो है आपका? 2 रो है और 2 कॉलम है। ठीक है, तो यहां से भी हम लोग A11 की बात करते हैं। तो A11 की ये मोड है दोस्तों। मोड का मतलब क्या होता है ना, कि इसका जो भी अब्सोल्यूट वैल्यू, अब्सोल्यूट वैल्यू कहने का मतलब क्या, कि यदि इसके अंदर नेगेटिव भी आएगा तो वो रिजल्ट आपका पॉजिटिव ही होगा। ठीक है, यहाँ पर 1 1 है, तो 1 माइनस 3 इंटू 1, यहाँ से करोगे तो 1/2, 1 माइनस 3, यहाँ से करोगे तो 1/2 माइनस 2, फिर यहाँ करेंगे 1/2, इसका सॉलिड वैल्यू निकालेंगे तो 2 कट जाएगा, आपका रिजल्ट आया 1। ठीक है दोस्तों, A11 का वैल्यू आया 1। यहाँ से भी हम लोग और देख लेते हैं। यहाँ से A11 निकाल लिया, A12 1/2 इसमें रखेंगे। I का वैल्यू है कितना? 1, और 2 का वैल्यू आपका है 2, सॉरी J का वैल्यू है 2, तो यहाँ से 1/2, 1 माइनस 6, यहाँ से 1/2, 1 में से 6 घटाओगे तो -5, -5 का आप सॉलिड वैल्यू फाइंड करोगे, मतलब मोड निकालोगे तो 5, तो 5 कितना आ जाएगा? 2। ठीक है, A21 हाफ, इसमें फिर वैल्यू रखेंगे। I की जगह क्या है? 2 है, J की जगह 1 है, तो 2 माइनस 3 इंटू 1, 1/2, 2 माइनस 3, यहाँ से 1/2, यहाँ से घटाओगे तो -1, 1/2, इसका 1, मतलब रिजल्ट आया 1/2, है ना। एक और देख लेते हैं, एक यहाँ देख लेते हैं A22, तो हाफ I की जगह क्या है? 2, 3 इंटू J की जगह भी 2, तो हाफ 2 माइनस 6, हाफ -4, हाफ -4 का सॉलिड वैल्यू 4, 2 2 जा 4, रिजल्ट आया 2। ठीक है, अब आपको करना क्या है ना, कि A11 का वैल्यू क्या आया है? A11 का वैल्यू 1 थे, यहाँ 1 लिख दीजिए। A12 का वैल्यू क्या आया है? 5/2 थे, यहाँ 5/2। A21 का वैल्यू 1/2 थे, यहाँ 1/2। A22 का वैल्यू क्या आया है? 2। यही आपका मैट्रिक्स बन के तैयार हो गया दोस्तों। ठीक है, ऐसा क्वेश्चन आपके केसी सिन्हा के बुक में है, आप उस बुक से बना सकते हैं। अब हम लोग देखते हैं टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स। टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स अब हम लोग देखते हैं। ठीक है,
टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स, टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स। ठीक है, सबसे पहला देखते हैं दोस्तों रो मैट्रिक्स। रो मैट्रिक्स, रो मैट्रिक्स किसे कहते हैं? वैसा मैट्रिक्स जिसका मात्र एक रो हो, है ना, ओनली वन रो हो। वैसा मैट्रिक्स जिसका मात्र ओनली वन रो हो उसे रो मैट्रिक्स कहते हैं। तो यहां से क्या लिख सकते हैं? वन रो। वैसा मैट्रिक्स जिसका वन रो हो उसे रो मैट्रिक्स कहते हैं। फॉर एग्जांपल सिर्फ वन रो, जैसे 1 2 3, एक ही रो है ना, एक ही रो एक होना चाहिए, कॉलम कितनों हो, हमको रो से मतलब है, रो वन हो तो वन मैट्रिक्स। ठीक है, अब सेकेंड में देख लेते हैं, यहां आपको कॉमा नहीं देना है, कॉमा किसमें देना है वो हम आपको बताएंगे। ठीक है, यहां से कॉलम मैट्रिक्स, कॉलम मैट्रिक्स में क्या कहते हैं दोस्तों कि वैसा मैट्रिक्स जिसमें वन कॉलम, वैसा मैट्रिक्स जिसमें वन कॉलम हो उसे कॉलम मैट्रिक्स कहते हैं। ठीक है, मात्र एक कॉलम हो उसे कॉलम मैट्रिक्स। जैसे मान लेते हैं यहाँ पर मेरे पास 7 है, 8 है, 9 है ना, इसमें एक ही कॉलम में है। यदि इसका ऑर्डर हम लोग लिखते हैं, इसका ऑर्डर लिखते हैं तो एक रो 3 कॉलम, तो 1/3। इसका ऑर्डर लिखते हैं तो 3 रो 3 रो 3 रो हो गया आपका, 1 2 3, ऐसे 3 है और एक ए है, तो कॉलम 1 है। तो देखिए इसमें कॉलम क्या है? 1 है, इसमें रो क्या है? 1 है। तो वैसा मैट्रिक्स जिसमें रो 1 हो उसे रो मैट्रिक्स, वैसा मैट्रिक्स जिसमें कॉलम 1 हो उसे कॉलम मैट्रिक्स। ठीक है, तो रो मैट्रिक्स, कॉलम मैट्रिक्स हो गया। देखिए इसका एक और नाम है, इसको हम लोग कॉलम वेक्टर भी बोलते हैं। ठीक है, और इसे रो वेक्टर भी बोला जाता है। ठीक है, तो हम लोग आगे देखते हैं थर्ड, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स हम लोग किसे कहते हैं? ठीक है दोस्तों, तो वैसा मैट्रिक्स जिसमें m का जो वैल्यू हो वो n के बराबर नहीं हो, अर्थात कहने का मतलब कि रो और कॉलम दोनों आपस में बराबर नहीं हो। ठीक है, तो उसे हम लोग कौन सा मैट्रिक्स कहते हैं? तो उसे रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स कहते हैं। m डज नॉट इक्वल टू n, कहने मतलब m का वैल्यू n के बराबर नहीं। जैसे हम लोग एक एग्जांपल देख लेते हैं, 1 2 3 4 5 6, इसमें देखिए दोस्तों, तो m ऑर्डर पहले बताइए, एक रो 2 रो, तो 2 रो हो गया, कॉलम 1 2 3, 3 कॉलम हो गया। तो इसमें देखिए कि दोनों आपस में बराबर है नहीं है, तो इसको हम लोग रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स कहेंगे। और भी देख लेते हैं, और भी देख लेते हैं, जैसे 7 है, 8 है, 9 है, 2 है, 4 है, 5 है, इसको ऑर्डर बताइए, 1 2 3 रो, कॉलम में 1 और 2, 3/2, मतलब 3 into 2 मैट्रिक्स हो गया। लेकिन इसमें हम लोग देखेंगे तो क्या दोनों आपस में इक्वल है? नहीं है, तो ये रो मैट्रिक्स होगी, सॉरी रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स हो गया। तो रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स का जो होता है डिफिनेशन यही होता है कि वैसा मैट्रिक्स जिसका कॉलम और रो दोनों आपस में इक्वल नहीं हो। ठीक है, मतलब रो और कॉलम जो है इक्वल नहीं हो तो वैसे मैट्रिक्स को हम लोग रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स कहते हैं। आगे हम लोग देखते हैं हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स। हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स, हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स में क्या होगा दोस्तों कि m का जो वैल्यू होगा वो लेस देन n होगा, है ना, m का वैल्यू जो होगा वो लेस देन n होगा। अर्थात इसमें से भी आप देख सकते हैं कि m का वैल्यू, ये m होता है और ये n होता है, तो m का वैल्यू n से छोटा होगा तो उसको हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स कहेंगे, है ना। मतलब कहने का मतलब 2 5 7 8 9 0, इसमें देखिए इसका ऑर्डर 2 है, रो 2 है और कॉलम 1 2 3 है, तो 2/3 ऑर्डर का ये आपका m हो गया, ये n हो गया। देखिए m का वैल्यू
m का वैल्यू n से छोटा, m का वैल्यू n से छोटा है, तो इसको हम लोग हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स कहेंगे। ठीक है, हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स ये हो गया आपका। और भी दे देते हैं हम लोग, इसमें देखिए, इसको हम लोग रो मैट्रिक्स भी बोल सकते हैं। इसका ऑर्डर बताइए, एक रो तीन कॉलम, एक रो तीन कॉलम है। तो जब एक रो तीन कॉलम है तो ये देखिए कि ये आपका m का मान हो गया और ये n का मान हो गया। m का वैल्यू n से छोटा है तो उसे हम लोग हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स कहेंगे। ठीक है, अब हम लोग एक देख लेते हैं वर्टिकल मैट्रिक्स। वर्टिकल मैट्रिक्स में आपका क्या होगा ना, वर्टिकल मैट्रिक्स में आपका जो होगा ना वो m का वैल्यू जो होगा वो n से बड़ा होगा। बस इसी बात को आपको याद रखना है। ठीक है, वर्टिकल मैट्रिक्स की यदि बात किया जाए, वर्टिकल मैट्रिक्स की, तो वर्टिकल मैट्रिक्स में आपका क्या होगा ना कि m का जो वैल्यू है ना वो ग्रेटर होगा n से। जब m का वैल्यू n से बड़ा होगा तो उसको हम लोग वर्टिकल मैट्रिक्स कहेंगे। ठीक है ना, जैसे हम लोग देख लेते 7 2 5 9 0 1। इसमें बताइए रो 1 2 3, रो जो है आपका 3 है, कॉलम क्या है 1 और 2 है, कॉलम 1 है। यहाँ देखिए m है और यहाँ n है, तो क्या कह सकते हैं m जो है वो बड़ा है n से, मतलब 3 बड़ा है ना 2 से। हाँ, तो इसको हम लोग वर्टिकल मैट्रिक्स कहेंगे। ठीक है, वर्टिकल मैट्रिक्स, हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स, ये दोनों हो गया है। अब हम लोग जीरो मैट्रिक्स देखते हैं। जीरो मैट्रिक्स, जीरो मैट्रिक्स का एक और नाम है नल मैट्रिक्स भी हम लोग उसे बोलते हैं, है ना। तो ZERO, जीरो मैट्रिक्स, या इसे हम लोग नल मैट्रिक्स भी बोलते हैं, नल मैट्रिक्स, है ना। तो जीरो मैट्रिक्स हम लोग किसको कहते हैं, तो ए मैट्रिक्स कहने का मतलब, ए मैट्रिक्स whose each element, a matrix whose each element is zero is called a zero matrix, is called a zero matrix। मतलब सिंपल बात समझना था दोस्तों कि वैसा मैट्रिक्स जिसका टोटल एलिमेंट जीरो है ना, जिसका टोटल एलिमेंट जीरो हो उसे हम लोग जीरो मैट्रिक्स कहते हैं। ठीक है, जीरो मैट्रिक्स वैसा मैट्रिक्स, जैसे मान लेते हैं एक मैट्रिक्स है मेरे पास जिसका ऑल एलिमेंट जीरो है, तो इस मैट्रिक्स को हम लोग जीरो मैट्रिक्स कहेंगे। ठीक है, आगे हम लोग देखते हैं जीरो मैट्रिक्स के बाद स्क्वायर मैट्रिक्स। 7 स्क्वायर मैट्रिक्स, SQUARE, स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स किसे कहते हैं दोस्तों, तो वैसा मैट्रिक्स जिसमें m का वैल्यू इक्वल टू n हो, मतलब m और n दोनों आपस में क्या हो, बराबर हो, है ना। मतलब कहने का मतलब m का मतलब रो और कॉलम दोनों आपस में जब इक्वल हो तो वैसे मैट्रिक्स को हम लोग स्क्वायर मैट्रिक्स कहते हैं। ठीक है ना। तो स्क्वायर मैट्रिक्स में क्या होगा कि रो का वैल्यू इक्वल होना चाहिए कॉलम के वैल्यू से, तो वो स्क्वायर मैट्रिक्स हो जाएगा। तो स्क्वायर मैट्रिक्स की यदि बात किया जाए, तो एग्जांपल की बात किया जाए तो एग्जांपल में मतलब दोनों सेम ही होना चाहिए। जैसे मान लेते हैं 3 2 1 4 5 2 0 1 9, है ना। तो इस मैट्रिक्स को हम लोग कौन सा मैट्रिक्स कहेंगे, रो गिनिए 1 2 3, कॉलम 1 2 3, 3x3, है ना। तो ये जो देखिए यहां से m का वैल्यू और n का वैल्यू दोनों आपस में क्या है, इक्वल है, तो ऐसे मैट्रिक्स को ही हम लोग स्क्वायर मैट्रिक्स कहते हैं। ठीक है दोस्तों, स्क्वायर मैट्रिक्स में m और n दोनों आपस में क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। ठीक है, स्क्वायर मैट्रिक्स का भी बहुत सारे कैटेगरी में बांटा गया है, जिसमें से हम लोग जानेंगे डायगोनल मैट्रिक्स। ठीक है दोस्तों, डायगोनल मैट्रिक्स जानेंगे, स्केलर मैट्रिक्स जानेंगे, यूनिट मैट्रिक्स जानेंगे। ठीक है, और ट्रायंगुलर तो नहीं, है ना, तो वो सभी भी हम लोग देख लेते हैं। अब हम लोग देखते हैं डायगोनल मैट्रिक्स। डायगोनल मैट्रिक्स की बात किया जाए, डायगोनल मैट्रिक्स किसे कहते हैं, डायगोनल
मैट्रिक्स। तो स्क्वायर मैट्रिक्स ही डायगोनल मैट्रिक्स होता है, ठीक है ना। स्क्वायर मैट्रिक्स ही आपका डायगोनल मैट्रिक्स होगा, बट इसमें क्या रहेगा ना कि डायगोनल एलिमेंट दिया हुआ रहेगा, डायगोनल एलिमेंट दिया हुआ रहेगा, है ना। जैसे हम लोग देख लेते हैं कि मान लेते हैं कि a बराबर यदि ए आई जे रहे, a बराबर ए आई जे रहे इज कॉल्ड diagonal matrix, is called diagonal matrix if aij is equal to 0, if aij is equal to 0 for I does not equal to j। कहने का मतलब कि a एक डायगोनल मैट्रिक्स कहलाएगा कब, जब ए आई जे का वैल्यू 0 हो। ये 0 कब होगा, जब आई और जे आपस में बराबर नहीं हो। आई और जे जब आपस में बराबर नहीं हो तो 0 हो, तो वैसे मैट्रिक्स को हम लोग डायगोनल मैट्रिक्स कहते हैं। जैसे देखते हैं, हम लोग मान लेते हैं 2x2 ऑर्डर का एक डायगोनल मैट्रिक्स हमको लिखना है, तो हम लोग को क्या कहा गया कि आई और जे बराबर नहीं वाला 0 होना चाहिए, और बराबर जो रहेगा उसमें कोई अंक होना चाहिए। तो यहाँ तो a11 होता है, यहाँ a12 होता है, यहाँ 21 होता है, यहाँ 22 होता है। ध्यान दीजिए, यहाँ देखिए i और j बराबर नहीं है, यहाँ भी i और j बराबर नहीं है, तो ये सब 0 होना चाहिए। और ये जो कहलाता है दोस्तों, इसको हम लोग कहते हैं प्रिंसिपल डायगोनल, प्रिंसिपल डायगोनल, है ना। इसको कहा जाता है, जैसे कि जो सेम रहेगा 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5, ये प्रिंसिपल डायगोनल। तो प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट गिवन हो, और प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट को छोड़कर बाकी जो भी एलिमेंट हो सब 0 हो, तो वैसे मैट्रिक्स को हम लोग कौन सा मैट्रिक्स कहेंगे, तो डायगोनल मैट्रिक्स कहेंगे। लेकिन ये स्क्वायर मैट्रिक्स ही होता है, कहने मतलब कि ये स्क्वायर मैट्रिक्स इज कॉल्ड डायगोनल मैट्रिक्स इफ aij इज कॉल्ड डायगोनल मैट्रिक्स इफ aij बराबर 0 for I does not equal to j। ठीक है, अब देखिए इसका हम लोग एग्जांपल लिखते हैं, ठीक है। इसका हम लोग एग्जांपल देखते हैं। जैसे a बराबर मेरे पास यहाँ पर दे दिया 3 0 0 4, ये देखिए ये 2x2 ऑर्डर का स्क्वायर मैट्रिक्स है, लेकिन इसका डायगोनल एलिमेंट गिवन है, और बाकी जो है i और j जो इक्वल नहीं है उसका सबका वैल्यू 0 है, ठीक है। तो ऐसे मैट्रिक्स को ही हम लोग डायगोनल मैट्रिक्स कहते हैं। एक और हम लोग एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे मेरे पास एक मैट्रिक्स है B 3 ऑर्डर का हम ले रहे हैं, तो यहां से क्या होगा, A11 सेम वाला कुछ अंक रहेगा, बाकी 0 0, यहाँ 0, यहाँ मान लेते हैं 8 0, यहाँ 0, यहाँ 0, यहाँ 5। देखिए A11 अंक है, A12 देखिए 1 और 2 आ गया तो दोनों अलग अलग आ गया ना, 1 और 2 बराबर आया नहीं तो 0, 1 3 बराबर आया नहीं तो 0। यहाँ देखिए 2 1, देखिए दोनों इक्वल है, 2 और 1 आ रहा है ना, तो ये A तो इक्वल नहीं है, B21 इक्वल नहीं है तो 0, और यहाँ B22 देखिए इक्वल है, तो देखिए कोई अंक दिया है ना, B23 दोनों इक्वल नहीं है, 2 है एक 3 है, I का वैल्यू 2 J का वैल्यू 3 0। इस ढंग का जो मैट्रिक्स रहेगा ना दोस्तों, उसको हम लोग डायगोनल मैट्रिक्स कहेंगे। मतलब सिंपल बात, ये आपका क्या है, डायगोनल एलिमेंट है, तो जिसमें डायगोनल एलिमेंट रहे बाकी सब अंक क्या हो जाए, उसका 0 हो जाए, उसे हम लोग क्या कहते हैं, डायगोनल मैट्रिक्स कहते हैं। एक बात ध्यान देना दोस्तों, हम लोग डायगोनल मैट्रिक्स को हम लोग इस ढंग से भी लिखते हैं 7 8 5। हम आपको बोले थे ना कि आपका जो रो मैट्रिक्स था उसमें कॉमा नहीं देने के लिए, देखिए यहाँ कॉमा पड़ता है, ठीक है, तो इसको हम लोग डायगोनल मैट्रिक्स कहते हैं। ठीक है दोस्तों, जैसे कि स्क्वायर मैट्रिक्स बना डायगोनल मैट्रिक्स, अब डायगोनल मैट्रिक्स जो होगा वो आपका बनेगा स्केलर मैट्रिक्स, ठीक है। तो कहने का मतलब क्या, कि ये जो डायगोनल मैट्रिक्स है ये स्क्वायर मैट्रिक्स है, लेकिन अब हम देखेंगे स्केलर मैट्रिक्स। तो स्केलर मैट्रिक्स जो होता है वो स्क्वायर मैट्रिक्स भी होगा और डायगोनल मैट्रिक्स भी होगा, ठीक है।
तो हम लोग स्केलर मैट्रिक्स की बात यदि करते हैं, स्केलर मैट्रिक्स, यदि हम लोग स्केलर मैट्रिक्स की बात करें तो स्केलर मैट्रिक्स जो हो गया आपका 9 था, चलिए कुछ भी नंबर रहे। स्केलर मैट्रिक्स की बात करें तो ऑल डायगोनल एलिमेंट जो होना चाहिए वो इक्वल होना चाहिए। तो इसका डिफिनेशन हम लोग लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, ऑल डायगोनल एलिमेंट इक्वल, ऑल डायगोनल एलिमेंट जो होना चाहिए वो इक्वल होना चाहिए, है ना। मतलब कहने का मतलब कि स्केलर मैट्रिक्स जो होता है दोस्तों, स्क्वायर मैट्रिक्स तो होगा ही, उसके साथ साथ क्या होगा, डायगोनल मैट्रिक्स भी होगा। स्क्वायर इससे मतलब एस से स्क्वायर, एम से मैट्रिक्स, डी से डायगोनल, एम से मैट्रिक्स, मतलब ये दोनों होगा, स्क्वायर मैट्रिक्स और क्या होगा, डायगोनल मैट्रिक्स। जैसे देखते हैं, और कहा गया क्या कि डायगोनल एलिमेंट जो होना चाहिए वो आपका सेम होना चाहिए। जैसे मान लेते हैं हम लोग 3x3 ऑर्डर का एक मैट्रिक्स है, तो यहाँ मेरे पास है 7, तो यहाँ 0 और 0 होगा। क्या, क्यों कहा, चूंकि ये डायगोनल मैट्रिक्स ही स्केलर मैट्रिक्स होता है, लेकिन डायगोनल मैट्रिक्स में क्या होता है कि डायगोनल एलिमेंट सब डिफरेंट डिफरेंट होता है, लेकिन इसमें क्या बोला गया, डायगोनल एलिमेंट सब सेम। तो यहाँ 7, यहाँ 0 और 0, यहाँ 0 0 और 7। देखिए ये जब यदि सब इक्वल होगा, है ना, तो इसी का नाम हो जाएगा आपका स्केलर मैट्रिक्स। यदि ये डिफरेंट रहेगा तो इसका नाम होगा डायगोनल मैट्रिक्स। ठीक है दोस्तों, यूनिट मैट्रिक्स की बात करते हैं। यूनिट मैट्रिक्स, यूनिट मैट्रिक्स का आपका एक और नाम है आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आइडेंटिटी ऑफ मैट्रिक्स या आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ठीक है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। यूनिट मैट्रिक्स क्या, देखिए जैसे कि हम लोग समझे पहले स्क्वायर मैट्रिक्स हुआ, स्क्वायर मैट्रिक्स बना डायगोनल, डायगोनल बना स्केलर, अब स्केलर ही बनेगा यूनिट। तो यूनिट मैट्रिक्स में क्या क्या आएगा दोस्तों, स्क्वायर मैट्रिक्स प्लस डायगोनल मैट्रिक्स प्लस स्केलर मैट्रिक्स, है ना, स्केलर मैट्रिक्स, ये तीनों को मिला हुआ रहेगा, उसको हम लोग यूनिट मैट्रिक्स। मतलब कहने का मतलब दोस्तों कि यूनिट मैट्रिक्स उस मैट्रिक्स को कहते हैं जिसका डायगोनल एलिमेंट जो है मात्र एक हो, मात्र एक, ओनली वन हो, है ना, मात्र ओनली वन हो, तो उसे हम लोग यूनिट मैट्रिक्स कहते हैं। जैसे मेरे पास एक मैट्रिक्स दिया गया है, होना चाहिए क्या, स्क्वायर मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स है ना, स्क्वायर मैट्रिक्स, यहां देते हैं 1, हम क्या बोले, डायगोनल एलिमेंट, प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट 0 नहीं 1 होना चाहिए, ये 1, और प्रिंसिपल के अलोंग जो भी रहेगा सब 0 होना चाहिए। ये देखिए प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट जब 1 है, तो देखिए ये स्केलर मैट्रिक्स भी हो सकता है, डायगोनल मैट्रिक्स भी है, स्क्वायर मैट्रिक्स भी है, लेकिन इसमें एक खासियत क्या है कि इसमें डायगोनल एलिमेंट जो है मात्र 1 है, जिस कारण से इसे हम लोग यूनिट मैट्रिक्स कहेंगे। इसका ऑर्डर लिखा जाए तो दोस्तों हम लोग इसको जो है इस ढंग से भी डिनोट करते हैं, ये 2 ऑर्डर का आइडेंटिकल मैट्रिक्स है, तो इसको हम लोग I2 भी लिख सकते हैं। ठीक है, 2 ऑर्डर का आइडेंटिकल मैट्रिक्स है, तो इसको हम लोग I2, या इसे डिनोट करने के लिए यदि आपको आइडेंटिकल मैट्रिक्स है तो n का मतलब क्या होता है, ऑर्डर बताता है। ऑर्डर तो दोनों सेम होता है ना, तो सिर्फ एक लिखा जाता है। जैसे इसको हम लोग लिखेंगे, इसे हम लोग in की जगह हम लोग 2 लिखेंगे। ठीक है, यूनिट मैट्रिक्स हो गया। एक 3 ऑर्डर का हम लोग यूनिट मैट्रिक्स का एग्जांपल देख लेते हैं, 1 0 0 0 1 0 0 0 1। और हमेशा याद रखिएगा यूनिट मैट्रिक्स को हम लोग I से भी डिनोट करते हैं, और ये 3x3 ऑर्डर का मैट्रिक्स है, इसको हम लोग I3 लिख के भी यहाँ लिख सकते हैं, 1 0 0 0 1 0 0 0 1। ठीक है, 3x3 ऑर्डर का मैट्रिक्स। ठीक है दोस्तों, अब हम लोग देखते हैं लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, ठीक है दोस्तों। तो लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में क्या होता है कि आपका जो होगा लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स भी जो दोस्तों है आपका स्क्वायर मैट्रिक्स ही है।
ठीक है। लेकिन ये भी स्क्वायर मैट्रिक्स होता है, लेकिन लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स कहने का मतलब दोस्तों, मान लेते मेरे पास 3x3 ऑर्डर का स्क्वायर मैट्रिक्स है, यहाँ 1 है, यहाँ 2 है, यहाँ 3 है, यहाँ 4 है, 5 है, 6 है, 7 8 और 9 है, और हम लोग को कहा गया लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। तो लोअर का मतलब ही होता है नीचे, नीचे प्रिंसिपल डायगोनल के नीचे आपको, ये प्रिंसिपल डायगोनल है तो प्रिंसिपल डायगोनल के नीचे आपको ट्रायंगल बनेगा, बाकी ऊपर का जो एलिमेंट होगा ना दोस्तों वो जीरो होगा, तो इसको हम लोग लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स कहेंगे। ठीक है, देखिए लोअर का मतलब नीचे तरफ ट्रायंगल बनेगा, है ना, तो नीचे का जो ट्रायंगुलर है उसमें एलिमेंट रहेगा उसके प्रिंसिपल डायगोनल के एलिमेंट, अपर का जो एलिमेंट होगा वो आपका क्या होगा, जीरो होगा, तो उसको लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स कहते हैं। ठीक है दोस्तों, अब बात करते हैं अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स के। तो अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में क्या होगा, जैसे मेरे पास फिर से एक देख लेते हैं, 3x3 ऑर्डर का मैट्रिक्स है ना, यहाँ 1 है, 2 है, 3 है, 7 है, 8 है, -2 है, 5 है, -4 है और 6 है। इसमें क्या होगा दोस्तों, ये तो आपका प्रिंसिपल डायगोनल है, हमेशा याद रखिएगा लोअर ट्रायंगुलर या अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स दोनों ही स्क्वायर मैट्रिक्स है, बट उसमें होता क्या है ना कि जो प्रिंसिपल डायगोनल है, अपर कहेगा तो प्रिंसिपल डायगोनल और प्रिंसिपल डायगोनल के ऊपर वाला एलिमेंट का वैल्यू रहेगा, और बाकी इसके नीचे का वैल्यू जो होगा वो आपका क्या होगा, जीरो होगा, तो इसे हम लोग क्या कहेंगे, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स कहेंगे। ठीक है दोस्तों, अगला देख लेते हैं कंपैरेबल ऑफ मैट्रिक्स, कंपैरेबल मैट्रिसेस। कंपैरेबल मैट्रिसेस किसे कहते हैं, तो वैसा मैट्रिसेस जिसका ऑर्डर सेम हो, है ना, वैसा मैट्रिसेस जिसका ऑर्डर सेम हो उसे कंपैरेबल मैट्रिसेस कहते हैं। जैसे मान लीजिए मेरे पास एक मैट्रिक्स है A बराबर 2 3 7 5, तो इसका ऑर्डर क्या है, 2/2 है ना। एक मेरे पास मैट्रिक्स है 7 5 2 1, तो ये भी मैट्रिक्स है मेरे पास, दोनों अलग अलग मैट्रिक्स है, एक ए है एक बी है, लेकिन दोनों का ऑर्डर क्या है, देखिए सेम है, तो वैसे मैट्रिक्स को ही हम लोग कंपैरेबल मैट्रिक्स कहेंगे। ठीक है, वैसे मैट्रिक्स को ही हम लोग कंपैरेबल मैट्रिक्स कहेंगे जिसका ऑर्डर क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए, है ना। अब कंपैरेबल मैट्रिक्स के बाद दोस्तों हम लोग और भी एक एग्जांपल देख लेते हैं कंपैरेबल मैट्रिक्स का। जैसे मेरे पास है A बराबर 7 2 1 5 6 3, ये आपका ऑर्डर 1 2 रो है, कॉलम 1 2 3 है, तो 2/3। B बराबर मेरे पास है 6 9 0 2 4 1, और यहां भी देखिए 2/3, दोनों का ऑर्डर क्या है, सेम है, तो ये दोनों मैट्रिक्स जो होगा कंपैरेबल मैट्रिक्स कहलाएगा। ठीक है, अब एक लास्ट टॉपिक है मेरे पास, इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स। इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स, इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स किसको कहते हैं, है ना दोस्तों, मैट्रिसेज, दो मैट्रिक्स, वैसा मैट्रिक्स जिसका दोनों का रो क्या, दोनों का ऑर्डर सेम हो और ऑर्डर के साथ साथ उसका कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट भी सेम हो, है ना। जैसे मेरे पास 7 है 2 है 1 है 5 है 0 है 1 है, -1 कर देते हैं। ऑर्डर बताइए, 2 रो कॉलम 3, एक और मेरे पास है बी, यहाँ से 7 है 2 है 1 है 5 है 0 है -1 है, इसका भी ऑर्डर क्या, देखिए पहले तो ऑर्डर सेम होना चाहिए, ऑर्डर सेम, और कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट, जैसे यहाँ A11 है तो यहाँ B11 दोनों आपस में इक्वल होना चाहिए। यहाँ A क्या है 21 है तो B21, देखिए, है ना, सभी कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट दोनों का इक्वल है, तो ऐसे मैट्रिक्स को ही हम लोग कंपैरेबल मैट्रिक्स कहेंगे। जैसे मेरे पास एक क्वेश्चन है दोस्तों, एक मैट्रिक्स यहाँ 7 है, यहाँ x है, यहाँ आपका यहाँ y है, यहाँ 3 है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर दिया गया है z दिया गया है, यहाँ 2 दिया गया है, ये z है, ये 2 है, यहाँ 3 है, और यहाँ m मान लेते हैं। आपको फाइंड करना है वैल्यू, x का वैल्यू क्या होगा, देखिए x का वैल्यू किसके बराबर, 2,
ठीक है। जेड का वैल्यू क्या होगा, जेड का वैल्यू किसके बराबर 7, वाई का वैल्यू किसके बराबर, वाई इधर है तो वाई इधर 3, और एम का वैल्यू भी यहाँ -3 कर देते हैं, -3। ठीक है। इस ढंग से आप कंपेरेबल मैट्रिक्स, ये इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स को बनाना है।